नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। पहले तो आप सभी को भगवान परशुराम की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ विनोद शुक्ला जी हैं, पीयूष पांडे जी हैं, विकास अग्रवाल जी हैं, भैया हैं और भी तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। भगवान परशुराम जी का जन्म जो हुआ था आप सब लोग जानते हैं। जब जब निशाचर, पिशाच और दुष्कर्मियों का पाप जब देश पे बढ़ने लगता है, पृथ्वी पर बढ़ने लगता है, तब तब भगवान का जन्म होता है। और सूत्रों की माने और शास्त्रों की माने तो बहुत जल्द ही कल्कि भगवान का भी जन्म होने वाला है। बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद अनुराग जी, आपको भी आज परशुराम जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। सर, राजनीतिक लोग जो होते हैं अंबेडकर जयंती भी मना लेते हैं, परशुराम जयंती भी मना लेते हैं, एक सांचे में ढाल क्यों नहीं पाते हैं? जितने भी महापुरुष हुए हैं, हम भारत की पवित्र भूमि पर रहते हैं और जो भी महापुरुष रहे हैं, हर महापुरुष हर काल में पूजे गए हैं। नारायण ने खुद हर जाति में जन्म लिया। जन्म लेकर उन्होंने एक परिपाठी साबित की कि भगवान किसी जाति के नहीं है, किसी धर्म के नहीं है, भगवान सभी जातियों में पैदा हुए। उन्होंने ब्राह्मण के रूप में परशुराम रूप में जन्म लिया, उन्होंने ब्राह्मण के रूप में वामन अवतार लिया, उन्होंने क्षत्रिय के रूप में श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतरित हुए और यदुवंश में यादव कुल में जन्म लेकर के श्री कृष्ण भगवान के रूप में जन्म लेकर के आताताइयों का वध किया। जब जब भगवान ने इस धरती पर पाप बढ़ा, जब जब इस धरती पर आताताई बढ़े, आताताई जिस भी जाति के हों, जिस भी धर्म के रहे हो, उन आताताइयों के इन भय को समाज से खत्म करने के लिए भगवान ने अवतार लिया। भगवान अलग अलग रूप में अवतार लेकर यही साबित किए कि न भगवान की कोई जाति है, न आताताइयों की कोई जाति है। जो भगवान जिस रूप में हैं सबके हैं। भगवान की जब कृपा बरसती है तो सभी जातियों पर बरसती है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, अनुसूचित हो, सब पर उनकी कृपा बनती है। जो भगवान के शरण में जाएंगे भगवान उनके हैं। भगवान परशुराम हमेशा फरसा और धनुष लेकर चलते थे और ऐसा माना जाता है कि उनका जो क्रोध था, उनका टेम्परेचर बहुत हाई रहता था। आज का ब्राह्मण इतना शांत क्यों? भगवान परशुराम जी ने अवतार लेकर के शास्त्र और शस्त्र दोनों को दो हाथ में रखा कि शास्त्र से पहले समझाएंगे और उदंडी जब शास्त्र से नहीं समझेंगे तो शस्त्र का इस्तेमाल करना होगा। आज भी विश्व में देखिए सब तरफ युद्ध हो रहा है। युद्ध में पहले वार्तालाप होती है तो शस्त्र जो शास्त्र है उसका उपयोग किया जाता है और जब शास्त्रों से बात नहीं बनती है, बातचीत से, तब शस्त्र का उपयोग हो रहा है। तो ये आदिकाल से चला आया है और भगवान रामचंद्र जी के समय में भी उन्होंने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा, भय बिन होत न प्रीत। तो विनय न मानो तो जड़ जड़ गए, 3 दिन बीत बोले राम सगोप, तब भय बिन होय न। भय तभी होता है, जब भय होता है तभी प्रीत होती है। तो भय के लिए शास्त्र उठाना पड़ता है, शस्त्र उठाना पड़ता है। शस्त्र और शास्त्र दोनों को साथ में लेकर के परशुराम जी ने जो बताया हम सबको, उसी का अनुसरण करना चाहिए। आज भी ब्राह्मण समाज शास्त्र और शस्त्र दोनों उठाने के काबिल है और दोनों जब जब आवश्यकता पड़ती है उठाता है। देखिए समय समय पर राजनीतिक बदलाव भी जो हुए हैं, इनमें जब जब ब्राह्मण ने शास्त्र और शस्त्र दोनों उठाया, शस्त्र का अर्थ ये नहीं होता कि बंदूक उठा के गोली ही मार देना है। मन के अंदर में वो उद्वेग, वो तेज लाना जो परशुराम जी के अंदर था और उस तेज को समाज के बीच में अपने वाणियों, अपने विचारों, अपने शास्त्रों से लोगों के बीच में फैलाना और फैला करके राजनीतिक परिवर्तन करना, यह ब्राह्मण के हाथ में हमेशा रहा है और ब्राह्मण हमेशा शस्त्र और शास्त्र में निपुण है और हमेशा अग्रणी रहेगा। शास्त्र उठाने वाला ब्राह्मण क्या वोट के माध्यम से इस बार 27 में शस्त्र उठाएगा? जो चल रहा है इस समय राजनीति में, जिस तरह की राजनीति चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पूरे देश को धर्म में, जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं। हाँ। परसों पार्लियामेंट के अंदर में एक प्रधानमंत्री कहता है कि मैं सबसे नीच जात से हूं, सबसे अति पिछड़े जाति से हूं। क्या कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री इस देश को? एक तरफ प्रधानमंत्री को जब अगड़ों का वोट लेना होता है तब कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, और एक जगह जब उनको पिछड़ों की वोट लेना होता है तो अति पिछड़े बताते हैं अपने आप को। कुछ दिन पहले की उनकी वीडियो जिसमें वो अपने आप को अनुसूचित जाति से भी बता रहे थे कि मैं दलित का बेटा हूं। प्रधानमंत्री जी खुद पहले ये तय कर ले वो किस जाति के, क्या वो हिंदू हैं कि वो किसी जाति के हैं। तो जाति को बांटने का काम आज जब देश का मुखिया जब बार बार जाति का नाम ले रहा है तो फिर भारत में यही विडंबना है और इस विडंबना को दूर करेगा हमारा ब्राह्मण समाज, क्योंकि हमारा ब्राह्मण समाज शिक्षित समाज है। वो देख रहा है कि प्रधानमंत्री पल पल रंग बदल रहे हैं। एक गाना आती थी उसमें भोजपुरी में, पल पल बदले छाने छाने बदले तो मिजाज रजऊ। तो ये जो हमारे रजऊ हैं अभी, इनकी मिजाज छन छन बदलती है। कभी ये दलित हो जाते हैं, कभी अति पिछड़े हो जाते हैं, कभी ये हिंदू बन जाते हैं। तो इस बार ब्राह्मण समाज अपना मिजाज बदलेगा और इनको 2027 में और 2029 में दोनों चुनावों में ब्राह्मण अपने मिजाज को दिखाएगा। क्या दलित और पिछड़ा हिंदू नहीं है? सब हिंदू हैं।
हम सब मनु के वंशज हैं और भगवान मनु एक थे, उनसे पैदा होने वाले जितने भी सनातन धर्म के अनुयायी हैं ये सब एक है। समय के अनुसार वर्ण व्यवस्थाएं बनी, समय के अनुसार जब जिस समय जो व्यवस्था रही है उस काल में, उस कालखंड के अनुसार जातियों में, धर्मों में, कार्यों के अनुसार लोग विभाजित हुए और उसी को लोग अपने उपयोग और अपने फायदे के अनुसार बांटते चले गए और समाज बढ़ता चला गया। सर आपसे एक सवाल और लेंगे, आप ही के परिवार की हैं अपर्णा यादव जी। अभी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो सपा के झंडे को और उसमें जिसमें माननीय मुलायम सिंह यादव जी का तस्वीर भी बना था, उसको जलाया गया। इसको आप कैसे देखते हैं? अपर्णा यादव जी को ये समझना चाहिए कि आज तक उनको ना तो विधान परिषद का सदस्य बनाया, ना राज्यसभा का सदस्य बनाया। अपर्णा यादव जी खुद अपने पार्टी में पहले अपना हक मांग ले, फिर देश से हक मांगने के लिए मुलायम सिंह यादव जी का झंडा जलाए। मुलायम सिंह यादव जी ने तो जो बिंद केवट समाज की बिटिया फूलन देवी, जिसका सारे समाज के बड़े लोग जो थे उन्होंने शोषण किया, घृणित कार्य उसके साथ किया, मैं किसी जाति का नाम नहीं ले रहा हूं, ऐसी पिछड़ी, अति पिछड़ी दलित समाज, मल्लाह समाज की बिटिया को जेल से निकाल करके संसद तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो वो श्रद्धेय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया। ये होता है सम्मान किसी बिटिया का। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब पहलवान नोचे जा रहे थे तब कहाँ थी अपर्णा यादव? जब कुलदीप सिंह सेंगर एक के परिवार, पूरा परिवार मिलकर एक बिटिया के परिवार को खत्म कर दिया, उस समय कहाँ थी अपर्णा यादव जी? ये केवल राजनीतिक लाभ, उनको लोकसभा, राज्यसभा या विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कुछ करके दिखाना था। कितनी महिलाएं थी इस उत्तर प्रदेश में? 120 करोड़ महिलाओं में 12 महिलाएं वहां पर एकत्रित नहीं हो पाई और देश में हक मांग रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने सांसद हैं, अगर उसको आप ठीक से देखेंगे तो उसमें 12% केवल महिलाएं इस समय लोकसभा में है। जबकि आप अगर तृणमूल कांग्रेस की देखेंगे तो तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा में 46% और लोकसभा में लगभग 40% महिलाओं का प्रतिनिधित्व बिना किसी महिला रिजर्वेशन के दिया। तो ये सोच मन के अंदर होनी चाहिए। ये सोच प्रधानमंत्री जी ये जो बिल लेकर के आए हैं इस समय, ये बिल महिला आरक्षण का जो बिल था, ये बिल तो 2023 में पास हो चुकी है। उन्होंने देश को भ्रमित करने के लिए, प्रधानमंत्री जी देश के विकास, युवाओं के रोजगार, गैस नहीं मिल रहा है, डीजल हमारे गोंडा में कहीं नहीं मिल रहा, उस पर बात नहीं कर रहे, उसके बारे में उनको पीड़ा नहीं है। उन्होंने विशेष सत्र, इस जब 3 प्रदेशों का चुनाव इस समय बाकी है, उसके बीच में उन्होंने विशेष सत्र बना करके ये चुनाव बनाया और इन्होंने भ्रमित की। ये जो बिल था ये परिसीमन का बिल था और परिसीमन के बिल को इन्होंने महिला आरक्षण का बिल बोल करके और विपक्ष के उकसाने का काम किया। हर समय मोदी जी के दिमाग में, प्रधानमंत्री जी के दिमाग में चुनाव रहता है। इस देश की महिलाएं रहती तो इस देश के महिलाएं जो गांव में हैं, जो खेतों में काम कर रही हैं, जो फैक्ट्रियों में काम कर रही है, जिनको मिनिमम वेजेस नहीं मिल पा रहा, न्यूनतम तनख्वाह नहीं मिल पा रही है आपके नोएडा के अंदर में, वो अपना हक मांगने गई तो पुलिस लाठी चला रहा है। डीएम वहां की जो ये हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन की बिटिया डीएम है, वो लोगों की सुनने को तैयार नहीं है। वहां के सीओ लोगों को धमका रहे हैं, वहां के एसएचओ धमका रहे हैं। महिलाओं का हक तो आप दे नहीं पा रहे हैं अपने घर में। जो अपनी पत्नी को अपना हक नहीं दे पाया वो दूसरों के हक की बात करता है। ऐसे देश में छलावे की राजनीति अब सारा समाज समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को बांटने का काम कर रही है। पहले जातियों में बांटने का काम किया, अब पुरुष और महिलाओं में बांटने का काम कर रही है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इस बिल के आने के बाद में सदन में कौन पहुंचेंगे? इन नेताओं के बेटे, इन नेताओं की बेटियां, इन नेताओं के घर की पत्नी, इनकी बहुएं, जिनकी अब इच्छा हुई है कि राजनीति में वो भी आए, जिनके बेटे सेट हो गए हैं, उनकी बहुएं नहीं सेट हो पा रही हैं तो उनके लिए अब रास्ता बनेगा। जिनकी बेटियां नहीं सेट हो पा रही अब उनके लिए रास्ता बनेगा। जिनके पति सांसद है, विधायक है, पत्नी नहीं बन पाई, उनके लिए रास्ता सेट होगा। आम जनता, आम गरीब महिला जो खेतों में काम कर रही है, जो फैक्ट्रियों में काम कर रही है, जो रास्ते में सड़क बन रहे हैं वहां निर्माण के कार्य में लगी हुई है, जो पुलिया के निर्माण के कार्य में लगी, महिलाएं जो ईंटें ढो रही, गारा ढो रही, उसके लिए मोदी जी क्या लेकर के आए? आवश्यकता उनको है इस देश में सशक्तिकरण का। आवश्यकता है कि महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो। आवश्यकता है कि महिलाएं जब बीमार पड़े, आप गोंडा महिला अस्पताल में जाकर देखिए, व्यवस्थाएं नहीं है। आवश्यकता है कि महिला अस्पताल में व्यवस्थाओं की सुधार करे। मोदी जी ने इस पर कितनी बात कही। कल जब ये आए, शाम को लगा कि महिलाओं के कल्याण की बात करेंगे। हम लोग भी इंतजार कर रहे थे कि महिलाओं के कल्याण की बड़ी बड़ी बातें करेंगे। मोदी जी केवल और केवल प्रधानमंत्री होते हुए भारतीय जनता पार्टी के एक राजनीतिक नेता और एक राजनीतिक भाषण देकर के गए। सर थैंक यू, धन्यवाद।